प्यारे बच्चों, आज नए शैक्षणिक सत्र के दूसरे दिन पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों ने अपनी बेहतरीन उपस्थिति के साथ नए सत्र का आगाज किया था, आज कल से भी ज्यादा उपस्थिति है इस कक्षा में। मुझे लग रहा है कि आज की औसत उपस्थिति 80% से भी ज्यादा है और ये बहुत सराहनीय है। एक बार जोरदार आप लोग स्वयं के लिए ताली बजाएं। पहले माह में 80% से ज्यादा किसी कक्षा की उपस्थिति होना यह दर्शाता है कि आप लोग पढ़ाई के प्रति रुचि रखते हैं और आपका रिजल्ट भी इसी तरह से, जिस तरह से आप 80% से ऊपर उपस्थित हो रहे हैं, रिजल्ट भी आपके 80% से ऊपर आने वाले हैं। आज हम अपने सत्र के दूसरे दिन इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। क्या लिखा है प्रश्न देखिए, संख्याओं 4 की घाते n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घाते n अंक 0 पर समाप्त होता है। मैंने कल विभाज्यता नियम के बारे में भी चर्चा किया था, 2 का विभाज्यता नियम बताया था, तो पहले से मुझे आज 3 का बताना चाहिए, पर मुझे आज 5 का विभाज्यता नियम क्यों बताना होगा, क्योंकि इसमें आवश्यकता है। कह रहा है संख्या कहां पर समाप्त होगी? 0 पर। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त, जैसे उदाहरण के लिए यहां लिखा हुआ है 130, ये 0 पर समाप्त है। या दूसरी भाषा में इसको क्या कहेंगे कि इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 0। और जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, वो संख्या किससे विभाजित हो जाती है? 5 से। और कल हमने 2 के विभाज्यता नियम पढ़ा था। 2 के विभाज्यता नियम में हमने क्या पढ़ा कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो? 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उनमें से कोई एक संख्या हो तो क्या 0 है इसके इकाई के स्थान पर? यानी क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? यानी 2 का विभाज्यता नियम जो हम जानते हैं उसके आधार पर हमको यह पता चला कि ये संख्या 2 से विभाजित है। और 5 का विभाज्यता नियम जैसे मैंने आपको बताया, उससे हमको यह पता चला कि ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी। हम अपने भाषा में कहें तो कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 5। इसका मतलब जो भी संख्या का इकाई का स्थान पर लिखा हुआ अंक 0 हो या जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती हो इसकी भाषा में, तो वो संख्या 2 से भी कटेगी और 5 से। 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। इसका मतलब क्या है कि इसका जो गुणनखंड निकालेंगे, हमने कल निकाला था अभाज्य गुणनखंड, तो उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आना चाहिए। ठीक, वही संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक, या उसके इकाई के स्थान पर 0। अब हमको चेक 130 के लिए नहीं करना है, हमने उदाहरण के लिए आपको बताया था, हमको चेक करना है 4 की घाते n। कैसे चेक करेंगे? अब हमको यह बात पता चल चुकी है कि 0 पर जो समाप्त होगा या जिसके इकाई के स्थान पर 0 होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब हमको चेक करना है किसको? 4 की घाते n। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 0 एवं 5। सॉरी, 0 नहीं, किससे किससे हुआ था? 2 और 5 होना चाहिए। ठीक, अब चेक करना है किसको? 4 की घाते n। परंतु 4 की घाते n, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 4 को किससे काटेंगे? 2 से। कितने बार में? 2 बार। फिर क्या 2 को भी 2 से काट सकते हैं? कितने बार में? 1 बार में।
जो इधर डंडी के इस पार मिला है ये दोनों, ये क्या है? अभाज्य। किसके? 4 के। तो आप कैसे लिखेंगे 4 को? 2 गुणे 2। और ये जो घात में n लिखा है वो अपनी जगह पे लिखा रहेगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं? 4 की घाते n का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ, क्या इसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए? तो क्या दोनों है? क्या लिखेंगे? 4 की घाते n बराबर 2 गुणे 2 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है? 2 है, 5 नहीं। और हमने अभी क्या देखा था कि जिस संख्या के इकाई पर 0 हो या जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, वो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। पर हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड केवल क्या मिला? 5 नहीं मिला ना। तो क्या ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त होगी? यहाँ n कुछ भी लिख दो, n क्या है? घात है। n की जगह में आप प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या लिख दीजिए, तब भी 4 का जो गुणनखंड प्राप्त होगा तो 2 गुणे 2 ही होगा। उसी गुणनखंड में 5 तो मिलेगा नहीं। तो क्या लिखेंगे आप? अतः n के किसी भी मान के लिए संख्या 4 की घाते n 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी? 2 और 5 दोनों होना चाहिए था, केवल 2 है, 5 नहीं है। तो क्या ये 0 पर समाप्त होगी? तो क्या लिखेंगे? 0 पर समाप्त नहीं। जांच करना था क्या ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो हमने क्या जांच किया? तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 नहीं है। ठीक है।